हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ आपका हैप्पी लिटरेचर चैनल में स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ एक पोएम जिसका नाम है द कॉलर, जिसे लिखा है एक मेटाफिजिकल पोएट जॉर्ज हर्बर्ट ने। सो फ्रेंड्स, इफ विल टॉक अबाउट जॉर्ज हर्बर्ट, ही वॉज इंग्लिश पोएट, ऑरेटर एज वेल एज प्रीस्ट ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। वो एक इंग्लैंड के प्रीस्ट भी थे, पोएट भी थे, ऑरेटर भी थे। और जॉन डन की तरह ये भी अपने मेटाफिजिकल पोएम के लिए फेमस थे। ये एक मेटाफिजिकल पोएट थे और ज़्यादातर इनके जो पोएम्स थे वो डिवोशनल पोएम थे, इसीलिए इनको डिवोशनल लिरिसिस्ट कहा जाता था। 3 अप्रैल 1593 में इनका बर्थ हुआ था और 1 मार्च 1633 तक इनका डेथ हो चुका था। बहुत ही कम एज में इनका डेथ हो गया था क्योंकि इनका हेल्थ अच्छा नहीं रहता था। और इनके जो कुछ फेमस लिटरेरी वर्क हैं, जो नोटेबल वर्क्स हैं, उनमें से है द टेम्पल, द कंट्री पर्सन, द जैकुला प्रिडेंटम। और आज जब हम पोएम को समझने वाले हैं, द कॉलर, ये एक इनका जो बुक था द टेम्पल, इसका एक पार्ट है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएम द कॉलर। इट वाज पब्लिश्ड इन 1633 में ये पब्लिश हुआ था। और ये जो पोएम है एक बुक था हर्बर्ट का, द टेम्पल, उसका पार्ट है। मैंने पहले भी बता दिया था। तो ये टेम्पल का एक पार्ट था। सो व्हाट दिस पोएम इज अबाउट? This poem is about a man who is experiencing a loss of faith. मतलब एक आदमी है जो अपना विश्वास जो है वो खोता जा रहा है। किस पर से विश्वास खोता जा रहा है? जो भी अब तक उसके अंदर रिलीजियस बिलीफ था उस पर से ये अपना विश्वास खोता जा रहा है और इसलिए उसके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा है और वो चाहता है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर दे। तो वो अब तक जो भी उसके अंदर रिलीजियस बिलीफ था, जो भी गॉड के लिए कमिटमेंट था, तो अब उसको लगने लग गया है वो सब फ्रूटलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसने क्या डिनाउंस किया कि अब वो अपने आप को इन सब चीज़ों से फ्री कर देगा। सो द इम्पॉर्टेंट थीम ऑफ द पोएम इज स्ट्रगल विथ वंस बिलीफ। अपने ही बिलीफ पर डाउट क्रिएट करना, ये एक इम्पॉर्टेंट थीम है इस पोएम का। और डिज़ायर फॉर ऑटोनॉमी इन डिफाइंस ऑफ रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन, मतलब एक राइट मिलना चाहिए कि ये सारे रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन जो है उसको वो मना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसे ध्यान से सुनना, एंड तक सुनना। इसको मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करना ना भूलें। प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे और ऐसे सारे वीडियोज़ बनाने के लिए। Let's start with the poem The Caller, written by the metaphysical poet George Herbert. तो फ्रेंड्स, अब तक आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि इस पोएम का टाइटल द कॉलर क्यों है। सो द टाइटल ऑफ द पोएम कॉलर रिफर्स टू द वाइट बैंड worn by the clergy। जो क्लर्जी होते हैं, जो नोबल मैन होते हैं, तो उन लोग एक वाइट बैंड पहनते हैं और ये वाइट बैंड प्रीस्ट का रोल सिंबलाइज करता है। ये जो कॉलर है प्रीस्ट का रोल सिंबलाइज करता है। कैसे सिंबलाइज करता है? एज अ सर्वेंट। तो पोएट यहाँ पर इस पोएम में कॉलर वर्ड को यूज करके प्रीस्ट के रोल को इनडायरेक्टली बता रहे हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट 9 लाइन्स ऑफ द पोएम। I struck the boat and cried no more. I will abroad. What shall I ever sigh and pine? My lines and life are free, free as the road, loose as the wind, as large as store. Shall I be still in suit? Have I no harvest but a thorn to let me blood and not restore what I have lost with cordial fruit? So in the first stanza, speaker shocks his reader by crying out. चिल्लाते हुए स्पीकर अपने रीडर को बताता है, कहता है बस। फर्स्ट लाइन में देखिए लिखा है नो मोर, मतलब कि जो अब उसकी करंट सिचुएशन है उसमें स्पीकर और नहीं रहना चाहता, उससे अब दूर जाना चाहता है। इसमें ये जो लाइन है आई विल अब्रॉड, इसका मतलब ये है कि वो कह रहा है कि मैं अब इन सारे सिचुएशन से दूर जाना चाहता हूँ। फिर स्पीकर आगे पूछता है व्हाट शैल आई एवर साई एंड पाइन। इससे पोएट ये कहना चाहते हैं कि क्या उसे कभी भी राहत भरी सांस लेने का मौका मिलेगा, क्या कभी वो इस घुटन भरी लाइफ से बाहर आ सकता है। साय और पाइन का मतलब होता है टू टेक अ डीप ब्रीथ। स्पीकर अपनी बातों से हमको श्योरिटी दिलाता है कि उसका इंटेंशन ये नहीं है कि वो उस चीज को हासिल करे जो उसके पास नहीं है, बल्कि वो अपने करंट लाइफ से सीवियरली डिससेटिस्फाइड है और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहता है, अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है।
और चेंज करके उनको कैसी लाइफ चाहिए, एक ऐसी लाइफ जहाँ पे अपनी जिंदगी को फ्रीली जी सके, अपने लाइंस को मतलब जो भी चीज वो लिखते हैं उसको फ्रीली लिख सके बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। तो पोएट अपनी लाइफ फ्री चाहते हैं, फ्री एज द रोड, एक रोड की तरह फ्री चाहते हैं, लूज एज द विंड, एक विंड की तरह लूज होना चाहिए जो कहीं भी जा सके, और एक बड़े स्टोर की तरह होना चाहिए, एज लार्ज एज स्टोर। फिर पोएट आगे पूछते हैं जो फ्रीडम वाली लाइफ मैं चाहता हूँ वो मुझे जीना चाहिए, और शैल आई बी स्टिल इन सूट। तो सूट का मतलब होता है फॉर्मल ड्रेस, और फॉर्मल ड्रेस हम कहाँ पहनते हैं, उस जगह पहनते हैं जहाँ पे हम अपने आप को फ्रीली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, एक फॉर्मल जगह पे पहनते हैं। तो वो पोएट ये कहना चाहता है कि क्या मैं सूट में ही रहूँ, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में रहूँ, एक रेस्ट्रिक्टेड वर्ल्ड में रहूँ, या फिर फ्री वर्ल्ड में रहूँ। तो पोएट पॉसिबिलिटी जानना चाहते हैं कि क्या वो अपनी करंट लाइफ को, अपने करंट सिचुएशन को चेंज कर सकते हैं। पोएट अपने आप को एक ऐसे प्लांट से कंपेयर करते हैं जो कभी फ्रूट नहीं प्रोड्यूस करता बल्कि कांटे प्रोड्यूस करता है। थोर्न का यहाँ पे मतलब होता है कांटा। फिर आगे ये सोचते हैं कि जो भी मैंने आज तक परेशानी उठाई है, जो भी मैंने सफ़र किया है, उससे मुझे क्या फ़ायदा मिला, कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तो मैं आगे क्यों सफ़र करूँ। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो अब अपनी लाइफ को चेंज करेंगे। Now let's see the next stanza. Sure there was wine before my sigh did dry it. There was corn before my tears did drown it. Is the year only lost to me? Have I no base to crown it? No flowers, no garlands gay, all blasted, all wasted? Not so, my heart, but there is fruit, and thou hast hands. So here poet is thinking that his situation was not always the same. हमेशा से वो ऐसे ही नहीं थे, हमेशा से वो ऐसे ही नहीं सफर कर रहे थे। कभी तो उनकी लाइफ में ऐसा होगा जब उनके लाइफ में वाइन रहा होगा, कॉर्न रहा होगा, और वाइन और कॉर्न एक अच्छे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो पोएट कहते हैं देयर वॉज अ वाइन बिफोर माई साइड डिड ड्राई इट, मतलब वहां पे वाइन रहा होगा इससे पहले कि मेरे आहें जो है उसको सुखा दी। देयर वॉज अ कॉर्न बिफोर माई टीयर्स डिड ड्रॉन इट, मतलब एक अच्छा फसल, एक अच्छा खाना रहा हुआ, लेकिन वो खाना जो है मेरे आंसुओं ने उसको गला दिया। तो कहीं ना कहीं पोएट ये सोचते हैं कि जो उनका इमोशनल स्टेट है वही उनके जो कंडीशन को बद से बदतर बनाते जा रहा है। फिर नेक्स्ट हाफ ऑफ द स्टेंजा में पोएट पूछते हैं कि क्या ऐसा कोई भी तरीका है जिससे वो अपने बचे हुए लाइफ को, बचे हुए टाइम को संभाल सके, उसे सेव कर सके। इसलिए वो पूछते हैं हैव आई नो बेस टू क्राउन इट, क्या कोई तरीका नहीं है अपने साल को बचाने के लिए, कोई फ्लावर नहीं है, कोई गार्लैंड नहीं है उसको संवारने के लिए, सब ब्लास्ट हो चुके हैं, सब वेस्ट हो चुके हैं। फिर वो खुद ही के क्वेश्चन को आंसर करते हैं नहीं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी एक होप है, अभी भी उनके दिल में एक फ्रूट है, और वो खुद अपने हाथों से उसको फिर से जीवित करेंगे, उसको संवारेंगे और अपनी लाइफ को अच्छा बनाएंगे, हैप्पी बनाएंगे। Recover all thy sigh blown age, on double pleasures, leave thy cold dispute of what is fit and not, forsake thy cage, thy rope of sense, which petty thoughts have made and made to thee. Good cable to enforce and draw and be thy law, while thou didst wink and wouldst not see. Away, take heed. So this stanza begins with speaker asking number of things to himself. अपने आप को ही बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले वो अपने पास्ट के जो प्लेजर्स हैं उसको रिकवर करना चाहते हैं, और जो भी कोल्ड डिस्प्यूट है उसको वो भूलना चाहते हैं, उसे वो पीछे छोड़ना चाहते हैं। पोएट कहते हैं उन्होंने बहुत सारा टाइम सोचने में खत्म कर दिया है, वेस्ट कर दिया है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन अब और वो ये सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। फिर पोएट कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, मतलब एक समाज का जो दायरा है वो कैसे बनता है पोएट बताते हैं। पहले तो वो एक पैटी थॉट से बनता है, मतलब एक छोटी सोच से बनता है, सब पोएट सोचते हैं। फिर वो एक गुड केबल में कन्वर्ट होता है जिससे काफी लोग जुड़ जाते हैं, और फिर उसे एनफोर्स किया जाता है, और फाइनली वो एक लॉ बन जाता है। सो पोएट नो लॉन्गर वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ दिस लाइफस्टाइल। वो इन सब चीजों से दूर जाना चाहते हैं, इन कॉन्फाइंड से, इस कॉलर से दूर जाना चाहते हैं। लेट्स सी द लास्ट स्टेंजा। कॉल इन thy death's head there, tie up thy fears, he that forbears to suit and serve his need deserves his load, but as I raved and grew more fierce and wild at every word, methought I heard one calling, child, and I replied, my lord. अब इस लास्ट स्टेंजा में एक ट्विस्ट आ जाता है। पोएट अपने आप से बात करना कंटिन्यू रखता है और कहता है, कॉल इन द thy death's head there,
टाई अप दाई फियर, मतलब मरने के बाद उसका क्या होगा, वो स्वर्ग जाएगा, नर्क जाएगा, भगवान उसके साथ कैसा ट्रीट करेंगे, अब उस चीज का उससे कोई डर नहीं है। वो अपनी लाइफ को चेंज करना चाहता है तो वो चेंज करेगा। लेकिन फिर जब पोएट अपने आप को और एग्रेसिवली एक्सप्रेस करने लगता है, फिर वही गुस्सा, वही थॉट्स उसको उसके रियलिटी में वापस ले आता है, और वो रियलिटी होती है एक प्रीस्ट की ड्यूटी। फिर पोएट को एक आवाज सुनाई देता है, उसे पुकारने की आवाज, जो होता है चाइल्ड, और पोएट इस पर तुरंत रिप्लाई करता है माय लॉर्ड। तो इस लास्ट स्टैंजा से पोएट हमें ये बताए कि वो भले ही कितना ही फ्रस्ट्रेट हो गए हो, लेकिन जो उनको एक कंप्लीटनेस की जो फीलिंग आती है वो एक प्रीस्ट की लाइफ से ही आती है, एक रिलीजियस ड्यूटी कर कर ही आती है। तो फ्रेंड्स, इस पोएम में बस इतना ही। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स से भी शेयर करिए, और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।